नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में नरेश सक्सेना द्वारा रचित कविता का अध्ययन करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सकुशल होंगे और इसी शुभकामना के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहले श्रीमान नरेश सक्सेना के विषय में इस चैप्टर में क्या लिखा है। नरेश सक्सेना का जन्म 1939 में ग्वालियर में मध्य प्रदेश में हुआ था। बीई ऑनर्स जबलपुर, ये इंजीनियर थे, बीई किए थे। एमई पीएच ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन कलकत्ता। उत्तर प्रदेश जल निगम में उप प्रबंधक थे। टेक्नोलॉजी मिशन के कार्यकारी निदेशक। त्रिपोली में लिबिया में वरिष्ठ सलाहकार रहे। संप्रति सरकारी सेवा से निवृत्ति के बाद बुंदेलखंड ग्रामीण पेयजल एवं पर्यावरण उन्नयन योजना से संबद्ध साहित्यिक पत्रिका आरंभ वर्ष और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की त्रैमासिक पत्रिका छायानट का सह संपादन किया। गतिविधियां इनकी रही बहुत कुछ। टेलीविज़न और रंगमंच के लिए हर क्षण विदा हैं। 10वीं दौड़, एक हती मनु का लेखन, एक नाटक आदमी का आ, देश की कई भाषाओं में 5000 से ज़्यादा बार प्रदर्शित, संबंध जल से ज्योति समाधान और नन्हे कदम आदि लघु फिल्मों का निर्देशन भी किया इन्होंने। अपनी पत्नी विजय नरेश द्वारा निर्देशित वृत्त फिल्मों जौन सार बाबर और रसखान का आलेखन। 2006 में पहल सम्मान, 1992 में निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 1973 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का सम्मान। समुद्र पर हो रही है बारिश कविता संकलन का नाम है। समुद्र पर हो रही है बारिश, समुद्र में बारिश होने का क्या मतलब, लेकिन कविता का इन्होंने टाइटल दिया समुद्र पर हो रही है बारिश। रहस्यवादी कविताएं हैं इनकी। नरेश सक्सेना 20वीं सदी के 7वें दशक में एक अच्छे और विश्वसनीय ही नहीं महत्वपूर्ण कवि के रूप में सामने आए। पेशे से इंजीनियर नरेश सक्सेना ने नवगीत आंदोलन में भी अपनी ओर ध्यान आकृष्ट किया था, किंतु नवगीत आंदोलन था अपने देश में हिंदी में, इसमें भी इनकी भूमिका थी, किंतु शीघ्र ही उन्होंने कहीं अधिक बौद्धिक, वैचारिक और कलात्मक समझ तथा संवेदना के साथ सामने आई कविताओं द्वारा अपने बारे में प्रबुद्ध जनों को फिर से सोचने और राय बनाने के लिए एक तरह से विवश किया। नरेश सक्सेना कविता को लिखने, पढ़ने और जीने के प्रति जितने सजग और गंभीर रहे हैं, उनके प्रकाशन और संग्रह संकलन को लेकर उतने ही उदासीन भी। ये संग्रह संकलन या प्रकाशन को लेकर ये बहुत सीरियस नहीं थे। यही कारण है कि उनके पास संख्या में प्रकाशित और प्रकाशित बहुत कविताएं हैं, किंतु उनका संग्रह अब तक एक ही प्रकाशित हो सका है। लिखते बहुत हैं, प्रकाशित करवाने के लिए इनके पास में वक्त कम है। जीवन ही नहीं, कविताओं में भी नरेश सक्सेना का दृष्टिकोण नितांत निर्वैयक्तिक और वस्तुपरक रहा है। ये सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव सोच वाले लोग थे। ऐसा लगता है कि कविताओं को रचे या लिखे जाने भर तक ही कवि उनसे आत्मिक रूप से जुड़ा रहता है। एक बार जब वे अंतिम रूप से लिख ली जाती हैं, तब कवि फिर उनसे निरपेक्ष हो जाता है। समसामयिक जीवन की समस्याओं और संघर्षों से नरेश सक्सेना गहरा साक्षात्कार करते हैं और ऐसा करते हुए उनका दृष्टिकोण और संवेदना मानवीय होती है, उस अर्थ में राजनीतिक नहीं जो उनके समय में चलन में है। दृष्टिकोण और संवेदना की प्रगाढ़ मानवीयता के भीतर ही वे राजनीति,
सामाजिकता तथा प्रतिबद्धता के अन्य अर्थपूर्ण रुझानों को पचाते हुए आगे बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग की शिक्षा ने उनके कवि स्वभाव, रचना दृष्टि, वस्तुबोध और भाषा को और अधिक समृद्ध ही किया है। इस तरह विज्ञान और तकनीक के साथ ही विविध विषयक अपने ज्ञान को उन्होंने जिस कठोर संयम में ढाला है, वह उनके समकालीनों के बीच उन्हें विशेष पहचान देता है। प्रस्तुत कविता पृथ्वी, जो कविता हमारी है उसका शीर्षक है पृथ्वी, ऊपर कही गई बातों का ठोस साक्ष्य है। इस कविता में कवि ने पृथ्वी और स्त्री को अक्स बर अक्स रखकर, सामने सामने रखकर स्त्री और पृथ्वी की तुलना उन्होंने की है। रखकर घर परिवार की सुपरिचित भारतीय स्त्री के आत्मसंघर्ष, आत्मदान और त्याग को इतनी सरलता किंतु गहनता के साथ उकेरा है कि विस्मित रह जाना पड़ता है। कविता पढ़ने के बाद घर घर में दिखाई पड़ती स्त्री एक अद्भुत गरिमा से परिपूर्ण प्रतीत होती है। यह कविता नरेश सक्सेना के कविता संकलन समुद्र पर हो रही है बारिश से ली गई है। मतलब इस कविता में कवि ने स्त्री जाति की तुलना पृथ्वी से की है। पृथ्वी कितनी बड़ी, कितनी महान, उन्होंने उस नज़रिए से स्त्री को देखा और ये कविता हमारे समक्ष है। निश्चित रूप से स्त्री के प्रति कवि के मन में बहुत ऊंचे आदर्श हैं। जैसे ये कविता की उनकी कुछ पंक्तियां हैं, जैसे चिड़ियों की उड़ान में शामिल होते हैं पेड़, क्या कविताएं होंगी मुसीबत में हमारे साथ। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है। बच्चा जो आवाज़ हम कहते हैं उसका अर्थ समझता है, संगीत समझता है। अभी वह अर्थ समझता है, बाद में सीखेगा भाषा। तो कहीं ना कहीं हम सभी बच्चे हैं। तो भाषा के विषय में भी उन्होंने यहाँ पर कुछ टिप्पणियाँ की। मतलब यह है कि हमें अर्थ को कहना है। अभिव्यक्ति ही भाषा का मूल अर्थ है। अभिव्यक्ति हमें करने का अधिकार है और भाषा के शुद्धता और शुद्धता के नाम पर बोलने की आज़ादी को प्रतिबंधित करना ये कहीं भी सही नहीं है। अपने देश में भी देखते हैं कुछ लोग भाषाविद होते हैं और दूसरे को अशुद्ध बोलने का कमेंट करते हैं। तो अशुद्ध बोलने का कमेंट करना और शुद्ध नहीं हो रहा है इसके नाम पर बोलने की आज़ादी छीन लेना, खासकर स्कूल्स में हम लोग देखते हैं जहाँ बच्चों को कुछ खास भाषाएं बोलने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि बच्चा सहजता महसूस करता है मातृभाषा में जो वह पहले से जानता रहता है। तो जब तक उसको मातृभाषा में या उसके लिए जो सहज भाषा है उसमें बोलने की छूट उस बच्चे को नहीं मिलेगी, तब तक क्या वो अपने मन की बात को कह पाएगा। तो ये अपने देश की समस्या है जहाँ शिक्षा बेची जाती है, जहाँ सामने वाले को गुलामी की भाषा पढ़ाई जाती है। अर्थात आपको बोलने के समय ही टोका जाएगा कि आपका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, आपका टोन सही नहीं है, आप हिंदी की तरह बोलते हैं, आप देसी भाषा का यूज करते हैं। तो मतलब मनुष्य को उसकी पहचान से वंचित करने की साजिश होती है। लैंग्वेज के करेक्शन के नाम पर, प्रोनाउंसिएशन के करेक्शन के नाम पर जो दूसरा आदमी बोलता है, जैसे हमारे हिंदुस्तान की भाषा को अगर विदेशी लोग उस तरह से बोल नहीं पाते हैं जैसे यहाँ के लोकल लोग बोलते हैं, तो क्या ज़रूरी है कि हम विदेशी भाषा को उनके तरीके से बोलेंगे। वो बोलने का हक हमें है और ये आज़ादी का मतलब है, राष्ट्र प्रेम का मतलब यह भी है। तो स्वदेशी आंदोलन की जब बात हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं तो स्वदेशी का मतलब भी यही होता है कि अपनी भाषा से भी प्यार करो, जो आपकी मातृभाषा है उसको मजबूत बनाने का प्रयास करो। ये नहीं कि अपने मुंह को ऐंठ ऐंठ कर विदेशी भाषा की तरह बोलो और कितनी भी कोशिश कर लोगे वैसा नहीं होगा जैसा वो आदमी बोलता है जो जिसकी वो मातृभाषा है। ठीक है, तो आपको बोलने से रोकने के लिए कभी कभी आपकी लैंग्वेज को प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक है, एक्सेंट की कमी है, ये नहीं है, वो नहीं है कह करके आपको सरेंडर बोलने के लिए मजबूर किया जाता है कि आप बोल नहीं पाइए। तो ये समझने की बात है। अगर आप में देश प्रेम है, स्वाभिमान है, स्वदेशी से प्यार है,
तो आपको मेरी बातें अच्छी तरह समझ में आएंगी। आपको बोलने का हक मिलना चाहिए। यही असली आज़ादी है जो इन पंक्तियों में कवि ने कहा कि शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है। अभी वह अर्थ समझता है, बाद में सीखेगा भाषा। ग्रामर व्याकरण बिना सीखे ही बच्चा अपनी भाषा को बोलता है। और हम लोग ग्रामर पढ़ाते हैं ज़बरदस्ती उनको कि भाई यह अशुद्ध है, तो ये कहने का अर्थ ये है कि बोलने का हक उसको दीजिए। भाषा वह बाद में सीख लेगा, शुद्ध अशुद्ध का मैटर बाद में होगा। एक्चुअली वो कहता क्या है ये कहने का हक उसको मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी भाषा में बोलता हो। ठीक है, धन्यवाद। अब इसके बाद हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे, पृथ्वी। तो पृथ्वी में क्या है कि कवि ने स्त्री की तुलना पृथ्वी से की है। जैसे पृथ्वी हजारों दुख सहती है और अपनी धुरी पे घूमती रहती है, उसी तरह से स्त्री भी हजारों कष्ट सहन करने के बाद भी अपनी भूमिका का निर्वहन करती रहती है। तो यहाँ पर स्त्री भी जो जिस कष्ट को बर्दाश्त करती है, पृथ्वी भी बहुत सारे कष्टों को सहती है। और पृथ्वी भी अपने अंदर जो तपन है उसको बर्दाश्त करके और हीरा कोयला ये सब भीतर से निकालती है, खदान देती है, बेशकीमती तत्व प्रदान करती है। उसी तरह से स्त्री भी अपने तपन को बर्दाश्त कर अपने परिवार को चलाती है और इस धरती को जीवन प्रदान करती है। तो शायद कवि इसीलिए स्त्री से इतना प्रभावित है और उसने तुलना कर दी है स्त्री जाति की पूरी पृथ्वी माता से। तो फिर हम लोग इसको पढ़ते हैं। पृथ्वी तुम घूमती हो तो घूमती चली जाती हो। पृथ्वी लगातार घूमती रहती है, एक दिन घूम गई और दूसरे दिन शांत रहेगी ऐसा नहीं है। काम जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, जारी रहता है, लगातार होता रहता है। तो अपने केंद्र पर घूमने के साथ ही एक और केंद्र के चारों ओर घूमते हुए लगातार पृथ्वी अपने केंद्र पर भी घूमती है और ग्रहों नक्षत्रों के साथ भी संतुलन बना के चलती है। ठीक है, वाह। घूमती चली जाती हो, अपने केंद्र पर घूमने के साथ ही एक और केंद्र के चारों ओर घूमते हुए लगातार। अकेले अपने ही केंद्र पर नहीं घूमती, बल्कि यह दूसरे नक्षत्रों ग्रहों से भी संतुलन बना के चलती है। तो ये अपने ही केंद्र पर नहीं है, औरों के केंद्र से भी संतुलन बना के चलती है। क्या तुम्हें चक्कर नहीं आते इतना घूमना बार बार? कभी एक बच्चे की तरह पूछता है यह सवाल कि हे पृथ्वी, तुम बार बार घूमती हो, लगातार घूमती रहती हो, क्या घूमने से तुम्हें चक्कर नहीं आते? थोड़ा सा हम लोग घूम लेते हैं तो हमें चक्कर आता है, और ये पृथ्वी इतने सालों से लगातार घूम रही है, क्या इसे चक्कर नहीं आते? आप अपने आधे हिस्से में अंधेरा और आधे में उजाला लिए, आधा में रात और आधा में दिन, रात को दिन और दिन को रात करते, कभी कभी कांपती हो, कभी कभी भूकंप भी आता है तो लगता है नष्ट कर देगी, नष्ट कर दोगी अपना सारा घर बार। कभी कभी गुस्से में आती है, स्त्री भी कभी कभी गुस्से में आती है, तो उसी तरह से धरती भी कभी कभी गुस्से में आती है तो लगता है कि भूकंप हो रहा है। जब वो गुस्से में आती है तो पूरे मकान, पूरे जीव जगत हिलते हुए मालूम पड़ते हैं। अपने गृहस्थी के पेड़ पर्वत, शहर नदी गांव टीले सभी न कुछ को नष्ट कर दोगी। भूकंप कितना भयावह होता है, यह प्राकृतिक आपदा होती है, तो इसकी भयावहता को कवि ने इन पंक्तियों में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है, जिसमें वह पूरी तरह सफल रहा है। पृथ्वी क्या तुम कोई स्त्री हो? पृथ्वी सतह पर कितना जल है? पृथ्वी से उसने सवाल पूछा, क्या तुम स्त्री हो? पृथ्वी क्या तुम कोई स्त्री हो? तुम्हारी सतह पर कितना जल है, तुम्हारी सतह के नीचे भी जल ही है, लेकिन तुम्हारे गर्भ में, पृथ्वी के भीतर गर्भ के केंद्र में तो अग्नि है, सिर्फ अग्नि। पृथ्वी के केंद्र में अग्नि है। तो पृथ्वी क्या तुम कोई स्त्री हो? कितने ताप, कितने दबाव और कितनी आर्द्रता से अपने कोयलों को हीरों में बदल देती हो। किन प्रक्रियाओं से गुजर कर कितने चुपचाप। कोयला बहुत दिनों तक ज़मीन में दबे रहने से वह हीरा में तब्दील हो जाता है। तो ये स्त्री भी इसी तरह से अपने कोयलों को वह हीरो में तब्दील कर देती है, अपने कुपुत्रों को भी वह पुत्र बना देती है। तो ये स्त्री की महानता है जो हमने इन पंक्तियों में देखा। रत्नों से ज़्यादा रत्नों के रहस्यों से भरा है तुम्हारा हृदय। रत्न तो होते ही हैं तुम्हारे पास,
रत्न से भरे हुए तुम्हारे रहस्यमय हृदय, ये समझने की बात है कितने रत्न हैं। रहस्यों की खान यह पृथ्वी, रहस्यों की खान स्त्री। पृथ्वी, क्या तुम कोई स्त्री हो? तुम घूमती हो तो घूमती चली जाती हो, लगातार कंटिन्यूअस तुम्हारा ये कार्य हो रहा है। तुम कितनी महान हो। हम लोगों ने इस कविता को पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आपने इसको सुना, इसके लिए धन्यवाद। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे।